अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दी चैप्टर 15। आपके पास सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ दी ग्रेविटेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशन हमारे पास मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे इसका रोल कहाँ पे है, फिर हम लोग डिफरेंट वेज देखेंगे जिसमें हम पता कर सकें कि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, कहाँ पे वीकर होती है। तो ये कुछ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। इस चैप्टर के लास्ट पे सब देखेंगे कि क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो वाकई इसमें था सारा कुछ। तो अभी इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट पे चलते हैं, ग्रेविटी के इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो ग्रेविटी है स्टार्टिंग के सालों में, सेंचुरीज तक, सालों तक ये कह लें कि ये एक फैसिनेटेड कह लें कि एक ब्रांच थी या फैसिनेटेड कंसेप्ट था साइंसदानों के लिए। और बेसिकली ग्रेविटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमें यूनिवर्स की नेचर को एक्सप्लेन या उसकी शेप को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी यूनिवर्स की शेप क्या है। लाइक हमारे पास जो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है। तो वो बेसिकली ये जो सारी की सारी हमारे पास यूनिवर्स की शेप है कि कौन ऑब्जेक्ट्स जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। इसके अलावा डिफरेंट गैलेक्सीज वगैरह जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं, गैलेक्सीज जो वो भी सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको नजर आ रही होती है। तो ये सारी की सारी बेसिकली किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस कर रहा है कि ये हमारे पास हेल्पफुल है, एसेंशियल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर द शेपिंग ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं जो हम लोग जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं या हम लोग देखते हैं हर चीज जो है वो जमीन के मतलब जमीन की तरफ जो है वो फॉल करती है, वो भी बेसिकली ग्रेविटी की वजह से। इसके अलावा गैलेक्सी वगैरह की जो मोशन है, जो स्टार्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो सर्कुलर मोशन में इस तरह से हमारे पास हमारी जो यूजुअली हम बात करते हैं हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में या उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी हमारे पास ग्रेविटी की वजह से। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जो सूरज है जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है वो भी ग्रेविटी की वजह से। कहते हैं इसमें जो सबसे अहम रोल था उसका न्यूटन लॉ का था। न्यूटन ने क्या किया था? बेसिकली ग्रेविटी के फोर्स के लिए ना आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला प्रोवाइड किया था। उसने आपको एक कह लें कि एक ला दिया था जिसके जरिए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, कहाँ पे वीकर होती है, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये आप लोग पढ़ते भी आए होंगे कि जो फार्मूला था हमारे पास ग्रेविटी का, ये हमें न्यूटन ने दिया था कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है हमारे पास मैसेज के ऊपर। जितना ज़्यादा हैवी मैस होगा उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल ये सूरज है, इसके गिर्द जो है वो हमारे पास जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, इनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स कितनी है वो डिपेंड करेगा इनके मैसेज के ऊपर। जितने हैवी मैस होंगे उतना हमारे पास उनके ऊपर फोर्स से ज़्यादा एक्ट करेगी और इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स उतनी ज़्यादा रिड्यूस होती जाएगी। कहते हैं ग्रेविटी को सबसे ज्यादा देखने में या उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आती है? इसकी एग्जांपल हम आती है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी जहाँ पे हमारी जो सूरज है या हमारी जमीन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी है, कहते हैं ये हमारे पास ना एक डिस्क की फॉर्म होती है जिसमें स्टार्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैशियस पार्टिकल्स होते हैं। वो सारे के सारे जो है ना वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। लाइक मैंने आपको दिखाया अभी, ये हमारी ना मिल्की वे गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी है जहाँ पे हमारे कह लें जमीन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ये कहते हैं ये मिक्सर है। अब ये डिस्क की फॉर्म में आपको नजर भी आ रहा होगा। कहते हैं इसमें काफी ज्यादा कह लें स्टार्स भी होते हैं, इसमें हमारे यहाँ सन भी है, हमारी जमीन भी इसी के अंदर है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसेस। तो वो कॉन्टिन्यूसली सेंटर के अराउंड ना सर्कुलर मोशन में मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूव क्यों करते रहते हैं? ग्रेविटी की वजह से। उनको कोई चीज जो है वो टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट कर रही होती है, तो ये ग्रेविटी की वजह से ये मुसलसल कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। अच्छा, इसको मिल्की वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना हमारे पास रात को यूजुअली हम लोग कहते हैं ये जो मिल्की सा कह लें हमारे पास वाइट नजर आ रही होती है। ठीक है, देखने में ना हमें ब्राइट से रात के टाइम यूजुअली ब्राइट से मिल्की सी ना नजर आ रही होती है, तो इसलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं जो हमारी जमीन है ना आइदर में ये जो हमारी गैलेक्सी है उसके एज के ऊपर लोकेटेड है। सेंटर से अप्रोक्सीमेटली कितनी दूर? टू 26,000 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी हमारे पास जो है ना ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट है। और एक लाइट ईयर में हमारे पास अगर बात करें वो डिस्टेंस होता है बच्चे जो लाइट पूरे एक साल में ट्रेवल करती है। और एक लाइट ईयर जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है तकरीबन सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर? 26,000 लाइट ईयर, मतलब ह्यूज डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। कहते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ना हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो जमीन है वो यहाँ पे है। अब सेंटर से उसका डिस्टेंस बता रहा है कि 26,000 हमारे पास लाइट ईयर के इक्वल है। कहते हैं ऐसे हम लोग एज के करीब तो हैं, लेकिन हमारी जो स्टिल गैलेक्सी के आसपास भी ना नंबर ऑफ गैलेक्सीज का क्लस्टर होता है, जिसमें हमारे पास जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, सिर्फ एक गैलेक्सी तो यूनिवर्स में नहीं है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज है। मतलब ये अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है तो इसके नियरेस्ट जो होती है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कहते हैं इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती है, तो वो नियरेस्ट गैलेक्सी हमें बता रहा है कि वो हमारे पास कौन सी है?
एंड्रोमेडा, और जो कितने डिस्टेंस के ऊपर है हमारी गैलेक्सी से, 2.5 मिलियन लाइट ईयर। अच्छा, ये जो हमारे पास अंदर अंदर डिजिट्स की फॉर्म में बात, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, वो कितने डिस्टेंस हमारे से दूर है, हम लोग जो गैलेक्सी के एज पे है लेकिन सेंटर से हमारा डिस्टेंस कितने हैं, तो ये सारा उस केस में आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ग्रेविटी जो है ना वो सारा अहम रोल प्ले कर रही है। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो हमारे स्टार्स वगैरह फॉर एग्जांपल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो मूव कर रहे होते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ पे सर्कल में मूव करते रहते हैं। या फिर जो डिफरेंट गैलेक्सीज है वो आपस में जो इंटरेक्शन शो कर रही होती है वो भी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, एक दूसरे के पास रहती है। तो आसान अल्फाज में वो इस सारे पैसेज में सिर्फ ये बता रहा है कि हमारी यूनिवर्स के शेपिंग में किस तरह से ग्रेविटी रोल प्ले करती है, ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, गैलेक्सीज के अंदर प्रेजेंट है, गैलेक्सीज के आपस में इंटरेक्शन हो या विद इन द गैलेक्सी हो वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा हमारी जो स्टार्स जो सन की मूवमेंट है, या सॉरी सन के अराउंड अर्थ की मूवमेंट है, या अर्थ के अराउंड मून की मूवमेंट है, वो सारी की सारी ग्रेविटी कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, कहते हैं फर्दर हम लोग इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ कौन सा होता है, मतलब ग्रेविटी की फोर्स हमें किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है एंड सो ऑन। उसके लिए फार्मूला देखेंगे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था एंड सो ऑन, उसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास साइंसदान था न्यूटन, न्यूटन के नेम पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फार्मूला उसने प्रोवाइड किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो कहते हैं न्यूटन ने एक फार्मूला प्रोवाइड किया था जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है। ये बेसिकली उसकी स्टेटमेंट क्या थी, मतलब उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फार्मूला दिया था, उसकी ये स्टेटमेंट है कि हर ऑब्जेक्ट जो है ना वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, और जो फोर्स होती है वो डिपेंड करती है उनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। लाइक मैंने आपको बताया भी था कि लाइक ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहे होते हैं, और इनके दरमियान जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डिपेंड करेगी कि इन दोनों के मैसेज कितने हैं m1 m2 के ऊपर, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी फार्मूले को वो कह लें स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है कि जो फार्मूला है हमारे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, कहते हैं ये जो स्टेटमेंट उसने दी थी ये बेसिकली हमें फार्मूला प्रोवाइड करा था, ये हमें मैथमेटिकली बता रहा था कि अगर हम लोगों ने कहीं पे फाइंड आउट करनी है ग्रेविटी की यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी कहाँ पे वीकर होगी, मतलब उस चीज़ के लिए ये हमें एक बेस्ट मैथमेटिकल वे प्रोवाइड करा है कि हमें पता चल सकता है स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होगी वीकर कहाँ पे होगी, किन चीज़ों के ऊपर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, ज़मीन के दरमियान जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी कहाँ पे, वो डिपेंड करेगी उनके मैसेज के ऊपर और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा ना हमें ये डिफरेंट जो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको बोलते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होती है ना हमारी डेली लाइफ से, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आम आंख से, ठीक है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है नेचुरल वर्ल्ड में जिनको समझने में ग्रेविटी हेल्प करती है। लाइक वो कहते हैं जो हमारे पास सी में हमारे पास मून की वजह से ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से ही होती है। लाइक हमारे पास हम लोगों ने अक्सर देखा जो सी के पास रहते हैं ना उन्होंने देखा होगा अक्सर जब मून ज़्यादा नीचे आ जाते हैं ना तो हमारे पास जो समुद्र में ना इस तरह से टाइड्स लहरें प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से, बेसिकली जो मून है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा होता है जिसकी वजह से पानी में जो है ना वो टाइड्स प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो ये भी किसकी वजह से है, ये भी ग्रेविटी की वजह से। तो ये ग्रेविटी जो है इस तरह के जो क्लासिकल फिजिक्स है जो डेली लाइफ में हमारे पास फिनोमिनाज हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी हेल्प अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, कहते हैं अभी भी जो मतलब इतने साल गुजर गए न्यूटन ने जब का ये लॉ एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशनल लॉ, वो अभी तक वैलिड है। वो चाहे फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है, या एस्ट्रोनॉमी का मतलब बच्चे जिसमें हम लोग गैलेक्सीज वगैरह के मोशन को पढ़ते हैं, प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, चांद ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में अभी भी जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो उसने प्रोवाइड किया वो हेल्पफुल है। कहते हैं हाँ बाद में एक साइंसदान आया था जिसको हम लोग फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे भी कि हमारे पास एक साइंसदान आया था आइंस्टाइन। ठीक है, उसने इसको डिफाइन किया था इस लॉ को, मजीद उसको एक्सपैंड भी किया था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के नेम से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नेम से, लेकिन उसको डिटेल में देखेंगे। अभी भी स्टिल ये जो न्यूटन का लॉ है इसकी बेसिक्स यही है, ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में वो मूव करते हैं, मतलब उनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स होगी तो वो मूव करेंगे। लाइक हम लोग अक्सर भी बात करते हैं कि जो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है वो बेसिकली स्टिल अभी भी यही है कि वो ग्रेविटी की वजह से उसके फ्रैक्शन हो रही होती है। लेकिन हाँ इसको एक्सपैंड किया था मजीद आइंस्टाइन ने, लेकिन वो फर्दर हम लोग देखेंगे, अभी उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी है ना कि न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब उसको यहाँ पे वो मैथमेटिकली लिख रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। कहते हैं सपोज करें हमारे पास दो मैसेज है M1 और M2 के, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स
मैथ्स है, इसका मैथ्स M1 है, इसका मैथ्स M2 है। कहते हैं आप सपोज करें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R से लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो न्यूटन का हमारे पास ग्रेविटी का लॉ है वो कहते हैं जो फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के। तो इसका मैस M1 है तो इसका M2 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मतलब जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप प्रोपोर्शनली साइन खत्म कर दें तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। कहीं पे भी प्रोपोर्शनली साइन हो ना, वहाँ पे अगर उसको खत्म करना हो तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ठीक है, आगे वो इसी चीज को कह रहा है कि G हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू बच्चे ये कांस्टेंट फिगर है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई मीडियम के ऊपर किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। कहीं पे भी ग्रेविटी की फोर्स कम ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगी मैसेज के ऊपर या डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन G चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट फिगर है, इसकी वैल्यू जो है ये याद रखिएगा, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर या तो ये MCQ में आ जाती है, MCQ में नहीं होगी तो ये मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स में रिपीटेडली यूज होगी, तो ये हाई क्लासेस में भी यूज होगी। तो ये आपने वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब ये यूनिट्स कहाँ से निकले हैं, वो इस फार्मूले से निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं वो ये देखिए मुझे, ये यहाँ पे G है, इसको इधर ही रहने दें, आपने यूनिट्स इसके निकाले ना G के, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। यहाँ पे R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा FR स्क्वायर। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैसेज जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय M1 एंड M2। अब हमारे पास इन दोनों के M1 लिख लें और M2 लिख लें। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, तो ये न्यूटन आ जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डिवीजन में 2 दफा मैस है तो पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट बेसिकली इसी फार्मूले से ड्राइव किया गया है। आगे देखते हैं हमारे पास, कहते हैं ग्रेविटी की फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो ये MCQ में भी आ जाता है। ग्रेविटी की फोर्स जो है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और दूसरा ये डिपेंड किसी ऊपर कर रही होती है बच्चे, ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के ऊपर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी किस्म के मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी MCQ में आ सकता है कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करती है, मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स है उतनी कम होती जाएगी। लाइक इसको ना ग्राफ के से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि सपोज करें स्टार्टिंग में आपके पास कोई 2 ऑब्जेक्ट्स से, लाइक यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्ट्स शो किए हुए हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R था, तो R डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स हमारे पास थी उनके दरमियान F थी। मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 ऑब्जेक्ट्स थे जो थोड़ा पास पड़े हुए थे, जिनके दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे सपोज कर ले मैंने उसको R से प्रेजेंट किया। अब कहते हैं अगर वो डिस्टेंस R से आप उसको 2R कर दें, मतलब बढ़ा दें लेकिन 2 गुना बढ़ा दें, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने डिस्टेंस 2R किया है तो मेरे पास फोर्स क्या होगी, 2R का मल्टीपल होगी, मतलब उसका स्क्वायर होगी, मतलब 4 टाइम कम हो जाएगी, 2 टाइम कम नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर का अगर मैंने डिस्टेंस डबल किया तो 4 उसका स्क्वायर के हिसाब से कम होगी, तो वो 4 टाइम कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को मजीद बढ़ा के 3 टाइम कर दूंगी तो उसके स्क्वायर के हिसाब से 9 टाइम जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे ये जो फोर्स में चेंज आ रहा है ये डिपेंड करेगा इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से, कि अगर डिस्टेंस आप 2 टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स है वो 4 टाइम कम हो जाएगी स्क्वायर के हिसाब से। अगर आप डिस्टेंस 3 फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी डिक्रीज हो जाएगी, उसका 9। ठीक है, आगे कहते हैं जो हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ये हमें कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी की फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल ये 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो इसका मैस है, ये अपने मैस के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी तो कोई ना कोई मैस है, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके मैसेज के ऊपर, कि किसकी फोर्स ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा इनका मैसेज कितना। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वो फोर्स है जो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये इसको लिखा हुआ है F21 से, इसको राइट साइड से यूजुअली पढ़ते हैं बच्चे। जो फोर्स फर्स्ट वाला मैस लगा रहा है सेकेंड वाले मैस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखिए ये एरो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया हुआ कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से M2 जो है ये वाला मैस इसके ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो होगी F12, मतलब जो सेकंड वाला मैस लगा रहा है फर्स्ट वाले मैस के ऊपर, तो वो उसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि F21 हमारे पास क्या है, वो फोर्स जो फर्स्ट वाला मैस जो है वो सेकंड वाले मैस के ऊपर लगाएगा और वो उसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाता है। F12 क्या है, जो सेकंड वाला मैस फर्स्ट वाले मैस के ऊपर लगाएगा उसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस जो है हमारे पास
इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि फोर्स का फार्मूला तो हमने ये पढ़ा है कि फोर्स का फार्मूला जो है वो m1 और दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर है। चाहे आप m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ले लें, चाहे m2 मल्टीप्लाई बाय m1 ले लें, तो चेंज तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मैथ का प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना। आप इसके लिए ले, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि हमारे पास F12 है, ठीक है। F12 में अगर लेती हूँ तो फर्स्ट सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर, तो मेरे पास क्या होगा, पहले मैं सेकंड की वजह से तो मैं इसको लिखूंगी m2 मल्टीप्लाई बाय m1 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। m2 पहले मैं लिख लूंगी, जो सेकंड वाला मैथ लगा रहा है m1 के ऊपर, तो दोनों मैसेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वो इसी तरह से रहेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स लेती हूँ F21, मतलब जो हमारे पास 1 वाला लगा रहा है 2 के ऊपर, अगर इसकी मैग्नीट्यूड में लूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास m1 में पहले ले लूंगी और m2 में बाद में ले लूंगी। लेकिन देखिए आपके पास जो है प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना। आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से या 3 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है। प्रोडक्ट है दोनों का मैसेज का, तो आप जैसे मर्जी आगे पीछे चेंज कर ले, प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम रहती है, हाँ डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो जाती है। ये एमसीक्यूज में आ जाती है चीज, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। अगर एक पॉजिटिव है मतलब दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा, कोई एक फोर्स जो है हमारे पास नेगेटिव ले लेंगे डायरेक्शन के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी था। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ते आए होंगे। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ की ये ली जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेबल है तो उसके ऊपर बुक पढ़िए, अगर बुक का वेट नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, तो टेबल भी उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन के तौर पे आपके ऊपर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है और दोनों इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इन अकॉर्डिंग्स विद दी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये थर्ड लॉ के साथ अकॉर्डिंग में, मतलब उसके साथ एग्जाम्पल करता है। ये आपकी एक्सरसाइज का कम्प्रीहेंसिव फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आपने बताना है कि मतलब है क्या, और हमारे पास स्टेटमेंट देनी है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और उसको न्यूटन थर्ड लॉ के साथ किस तरह से वो कंसिस्टेंट है, मतलब एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन फोर्स। तो ये सारा आज का टॉपिक इसमें आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, पॉइंट टू पॉइंटर कहते हैं। हमारे पास ना सबसे जो मेन कंसर्न था, जो क्रूशियल एक टास्क था, वो ये था कि कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि ये जी की वैल्यू जो है ये फिक्स होती है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ये आपने याद करना है। अब ये नंबर कैलकुलेट कैसे किया गया, ये एक क्रूशियल टास्क था, ठीक है। कहते हैं तकरीबन 100 साल लगे साइंसदानों को एक ऐसा डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जिसके जरिए वो कह लें कि डिटर्मिन कर सके वैल्यू ऑफ जी को। कहते हैं 1798 में हमारे पास एक साइंसदान आया था, हेनरी वेंडिश के नेम से। उसने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज दी टॉर्शन बैलेंस, ठीक है। टॉर्शन बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप ग्रेविटेशन फोर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स मुझे पता चल जाएगी तो कैपिटल जी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मतलब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कह लें जो न्यूटन्स की होती है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। मतलब अगर मुझे m1 का पता है, m2 का पता है, उनके दरमियान डिस्टेंस का पता है, और मैं फोर्स भी पता कर लेती हूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली g का पता चल जाएगा। क्योंकि दोनों पैरामीटर्स दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो कहते हैं यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करवाया था गया था टॉर्शन बैलेंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स को पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगा ये वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर टॉर्शन बैलेंस में आपको दिखाऊं, यहाँ पे ना थोड़ी सी ब्लर सी पिक्चर है, यहाँ मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ना टॉर्शन बैलेंस होता है जिसमें ये एक रॉड के साथ ना दो मैसेज अटैच हुए होते हैं, ठीक है। इस क्लास के ना ये सिमिलर मैसेज होते हैं, इनका मैथ्स का हमें पता होता है। हम लोग यहाँ पे एक मैथ्स इंसर्ट करवाते हैं, ये मैथ्स होगा जैसे हम इसका भी हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल ये m1 है, ये m2 है, यहाँ पे ना एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। जैसे आप इसको एंटर करते हैं तो ये मैच जो है इसको अपनी तरफ रोटेट करेगा, तो ये रोटेट कर जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये रोटेट कर जाएगा। जितना रोटेट करेगा यहाँ से हम एंगल से फाइंड आउट कर लेंगे, और वो एंगुलर या टॉर्क हमें बेसिकली फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स का पता चल जाता है ग्रेविटी की, मतलब जितना वो अट्रैक्ट हुआ होगा उतना हमारे पास यहाँ पे रोटेशन ज्यादा आएगी। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पता चल जाती है तो जी हमें वो भी फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
और अगर हमें जी का पता चल जाएगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, फॉर एग्जांपल m1 का पता है, फोर्स का पता है, जी का पता है, तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल मैसेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं टॉर्शन बैलेंस होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और 1998 में 1798 में किस साइंसदान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये जस्ट पॉइंट ऑफ वंडर है। ठीक है, स्टिल बच्चे कुछ पूछ लो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।